जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांस्टेबल जीडी, जो एसएससी के थ्रू जो कांस्टेबल जीडी निकलते हैं। जैसे अभी 11 वाले बच्चे थे या अभी रिसेंटली की बात कर ले 2018 वाले बच्चे जाने वाले हैं या 2021 वाले बच्चे जो अभ्यर्थी न्यू अभी वैकेंसी निकल जाएंगी 25 मार्च से और उसके जो रिक्रूटमेंट होंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे, जो सिलेक्शन हो जाएंगे, जो फाइनल मेरिट में जाएंगे बच्चे, उनके लिए ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि हम इसमें वो सारा कुछ कवर करेंगे जो कांस्टेबल जीडी एक्चुअली में उसकी होती क्या है नौकरी। मैं इनिशियल से लेकर लास्ट तक मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा कि हेड कांस्टेबल, आप कांस्टेबल रैत से अपॉइंटेड होते हैं, इनिशियल अपॉइंटेड आपकी कांस्टेबल जीडी की होती है। उसके बाद आप हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, ये कहां तक आप पहुंचते हैं, आपकी सैलरी कहां तक रहती है, आपको इसके दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, आपकी एक्चुअल जॉब क्या होती है। क्योंकि इसको बोलते हैं कि जो छोटी बुआ होती है वो सबके पैर लगती है। तो आप अपने आप को ज्यादा वो नहीं, आप जो अभी वैकेंसी के तहत जा रहे हैं, कांस्टेबल जो भी न्यू अपॉइंट होता है वो अपने आप को वहां पे छोटी बुआ ही माने। क्योंकि जो छोटी बुआ घर पे होती है वो सबके पैर लगती है, सबको प्रणाम करती है, सबको राम राम करती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सबके समझ सकते हो। तो आप जो जा रहे हो न्यू रिक्रूट की तरह जा रहे हो, जो कांस्टेबल जीडी की माना जाता है, जब तक उनका प्रमोशन या कुछ टाइम ना हो जाए जो फोर्स में, उसको छोटी बुआ की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी निकालती है, जैसे 50,000 60,000 वैकेंसी निकलती है, काफी लंबी वैकेंसी निकलती है। उसमें बच्चे उसी लेंथ से रिक्रूट किए जाते हैं। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी 44 वीक की होती है। उसको सबको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड या अदर पैरामिलिट्री वैकेंसी से रिलेटेड हम इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हम बात करेंगे कि जब आपके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि पीछे स्टार्टिंग से आपने फॉर्म फिलअप करने से और अब तक का आपने प्रोसीजर सीख लिया होगा, क्योंकि आप पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, सिलेक्शन आपका हो गया है। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आता है उसके बाद क्या प्रोसीजर, क्या कार्रवाई आपको करनी चाहिए। आपके पास जो इंक्लोजर जो किसी भी डिपार्टमेंट से, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल जो भी देता है, आपके जो इंक्लोजर होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट इन द सेंस कि आपको करेक्टिव वेरिफिकेशन या रेसिडेंशियल या ओबीसी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको वो सारे, जब ज्वाइनिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप जाएंगे वहां पे, तो जो वहां पे अधिकारी होंगे वो आपके सारे ज्वाइनिंग के साथ जो इंक्लोजर वो चेक करेंगे, आपका ऑफर अपॉइंटमेंट देखेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन कराएंगे, आपको सभी के साथ अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद वहां पे आपको रहने, खाने और पीने की सारी व्यवस्था होगी। पीने की मतलब दारू नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में, पीने का मतलब समझ सकते हो। तो वहां पे आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके बाद आपको टोली में बांटा जाएगा, टोली नंबर 1, टोली नंबर 2, टोली नंबर 3, इस तरह से आपको बांटा जाएगा। वो बांटा कैसे जाता है, देखिए वो चाहते हैं कि सारे मिक्सअप हो जाएं स्टेट वाइज, जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट है या इधर से, सबको मिक्स करना चाहते हैं, सबकी संस्कृति एक दूसरे घुल मिलना। ऐसा नहीं कि ग्रुपबाजी करे, ग्रुपबाजी तो फौज में चलती ही नहीं है। तो आपको पहले इंटरमिक्स करेंगे और वो हाइट से करेंगे, स्टेट से करेंगे, मतलब आपको मतलब खिचड़ी की तरह एक दूसरे में घोल देंगे। उसके बाद आपको रूम में सेट कर देंगे कि भाई ये टोली नंबर 1 है और ये इस बैरक में रहेगी, टोली नंबर 2 इस बैरक में रहेगा, इसके ये इंस्ट्रक्टर होंगे, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको जो ग्राउंड होगा, जो वहां का एनवायरनमेंट होगा, उसको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। वहां मॉर्निंग में आपको वॉक होगी या रनिंग होगी जो होगा। उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग शेड्यूल निकल जाएगा, ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे। 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद 22 वीक में आपको एक मिड टर्म मिलेगा, 15 दिन की छुट्टी होंगी। मैं शॉर्ट में आपको जल्दी से बता दूंगा सारा कुछ। तो 15 दिन की छुट्टी होंगी, छुट्टी आप कंप्लीट करके घर जाएंगे, घर खुशियां मनाएंगे। उसके बाद फिर वापस आएंगे, अपनी जो रिमेनिंग आपकी ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जब 44 वीक के आसपास होता है, और उसमें एक चीज और बता दूं कि बच्चों के मन में बहुत सारी डाउट रहते हैं कि सर अगर बीच ट्रेनिंग में हमें अगर बीमार पड़ जाते हैं क्या हो जाता है। तो देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास कुछ छुट्टियां होती हैं। मान लो कि आपका 44 वीक का है तो उसमें 15-20 छुट्टियां होती हैं कि आप, या 1 महीने की छुट्टी होती है शायद, और उस छुट्टी को आप ले सकते हैं। अगर आप 1 महीने से एक्ससीड कर जाते हैं अपनी छुट्टियों को,
उसको मेडिकल लीव को, तो आपको रेलीगेट कर दिया जाता है और आपको जैसे जहां पे बटालियन या यूनिट आपको दिया जाता है तो आपको रिटर्न टू यूनिट कर दिया जाता है और आप अगली बैच में ट्रेनिंग करते हैं। समझ आया? मैं दोबारा एक बार फिर समझा देता हूं कि अगर आपको ट्रेनिंग के बीच में मेडिकल कोई परेशानी आ जाती है, तो आपको जैसे पैर टूट जाता है, हार्ट टूट जाता है या अदर कोई परेशानी आ जाती है, तो आपको अगर आप 1 महीने से ज्यादा छुट्टी एक्सीड कर जाते हैं तो आपको रेलीगेट कर देते हैं, आपको बैक टू आपकी यूनिट कर भेज दिया जाता है। वहां पे आपको जो वेपन होता है, वेपन आपको जो राइफल होगी वो आपको इशू नहीं होगी, वहां पे आपसे डंडे से ड्यूटी ली जाएगी, क्योंकि आप तब तक सोल्जर नहीं माने जाएंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, और ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई नहीं है तो आपको नेक्स्ट बैच में डिटेल किया जाएगा। फिर आप जो भी प्रोसीजर होगा वो टोटल के टोटल आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा। आपका 0 वीक चलेगा, उसके बाद आपको सारा ग्राउंड देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहां पे पहले आपकी ट्रेनिंग हुई थी अगली बार भी वहीं पे ट्रेनिंग हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो आपको फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग करने के बाद जब आपका ट्रेनिंग मान लो कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद और हाँ आपको 2 चांस मिलेंगे और 2 साल में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसकी गाइडलाइन है, वो अलग अदर टॉपिक है। उसके बाद आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप अपनी यूनिट्स में जाएंगे, ग्रुप सेंटर में जाएंगे। वहां पे आपको एक रेजिमेंटल नंबर मिलेगा। रेजिमेंटल नंबर होता है एक मतलब एक उसका फॉर्मूला होता है कि बटालियन का कब स्टेबल हुई, सीएसएफ के तो उसका एक यूनिट कोड होगा, मतलब एक अलग नंबर होता है। जैसे मान लो कोई बंदा 15 में भर्ती हुआ है तो 150 मतलब एक नंबर होता है स्टार्टिंग में कि कब भर्ती हुआ, क्या ही कोड होता है, इसका बनाने का प्रोसीजर अलग होता है। तो आपको एक फोर्स नंबर दे दिया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे आपकी पहचान होती है कि ये उस बंदे का नंबर है, आपको ट्रैक करना आसान हो जाता है। दूसरा, उसके बाद आपको वेपन आपके नाम से इशू हो जाता है, आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट कर दिया जाता है। आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाए। आपकी ड्यूटी क्या क्या होती है, देखिए जो कैंप सिक्योरिटी होती है वो आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने में आती है। जैसे जो संतरी पोस्ट होते हैं उस पर आपकी ड्यूटी लगेगी। अब ये कमांडर के ऊपर होता है कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की लगती है। 3 घंटे की लग सकती है, 3 घंटे लगेगी ड्यूटी, और उसके बाद आपकी 6 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा। उस 6 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप सोएंगे, उस 6 घंटे में आपसे वर्किंग ली जा सकती है। वर्किंग मतलब कि जैसे घास काटना, आसपास की अगर सफाई करना, घास काटना, या उस बीच 6 घंटे के बीच में कहीं ड्यूटी आपकी जरूरत पड़ती है तो वो ड्यूटी आपसे ली जा सकती है। जर्नल ड्यूटी है तो जर्नल जीडी मतलब जर्नल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी में आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। कुछ अगर शॉर्टेज ऑफिस में पड़ रही है और उन्हें लगता है कि ये बच्चा टैलेंटेड है, क्योंकि जैसे आप बटालियन में जाएंगे तो वहां का जो कमांडेंट होंगे या डीआईजी जो भी होंगे, यानी वो आपका इंटरव्यू लेंगे कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। अगर उनको लगता है कि आप में टैलेंट है तो वो आपको ऑफिस में अटैच कर देंगे या आपको कुछ ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दे देंगे जिससे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सूट करती हो। जो आप टेक्निकली साउंड होंगे उसमें आपको काम दे दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपका कमांडेंट या आपके जो ऑफिस के जो मेन ऑफिसर होंगे उनके ऊपर। उसके बाद आपको मान लो ऑफिस में काम दे दिया तो आपको वहां पे काम सीखना पड़ेगा, वो अदर थिंग है, उसको छोड़ देते हैं। जो आपकी मेन ड्यूटी है हम उस पर बात चलते हैं। परफॉर्म करने के लिए दिया सेंट्री ड्यूटी, तो उसका मैंने टाइमिंग बता दिया कि 3 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे का आराम, फिर 3 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे का आराम, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी संतरी पोस्ट ना देके बाहर की ड्यूटी आरओपी लगा दी या कहीं अदर सिक्योरिटी में दे दिया, ऑपरेशनल में दे दिया, उसमें आपको भेजा जा सकता है। उसके बाद क्योंकि आप सबसे छोटे होंगे, न्यू रिक्रूट, छोटे का मतलब होता है आप न्यू रिक्रूट होंगे, आपके से पहले ही वहां पे भर्ती होंगे, 10-10, 15-15 साल आपको उनकी सबकी नौकरी होगी और आप सबसे न्यू गए होंगे, तो आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो आपके सीनियर्स आपसे बोलेंगे। और मुझे लगता है कि आपसे सभी सीनियर होंगे, क्योंकि अभी नए गए हैं तो आपसे सब सीनियर होंगे और आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आपका प्रोबेशन पीरियड में भी होते हैं, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, और आपकी किसी भी गलती की वजह से आपको घर भेजा जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उस टाइम पे अपना जो डिसिप्लिन है वो बना के रखना पड़ता है, अपना बिहेव अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। उसके बाद क्या, अगर आपकी बाहर की ड्यूटी आपकी लगी तो आपको वहां पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद शाम को आएंगे, और उस बीच में भी, क्योंकि ये जो जीडी की नौकरी होती है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे की होती है, क्या होती है। ये टोटल 24 घंटे की आपकी नौकरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अभी ड्यूटी से करके आया हूं, मैं नहीं करूंगा, वो करनी पड़ेगी आपकी। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद अगर लेते हैं प्रमोशन, जो है आपका बच्चे प्रमोशन होगा आपका 10 साल में। एक पोस्ट के लिए आपको 10 साल का
जरूरी होता है। मैं डिपार्टमेंटली प्रमोशन की बात कर रहा हूं, एलडीसी की बात नहीं कर रहा। लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो होता है, जैसे कांस्टेबल से डायरेक्ट ऐसा ही बन जाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। उसकी बात मैं दूसरे वीडियो में कर लूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी हम डिपार्टमेंटली प्रमोशन की, इसमें कोई भी एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप कांस्टेबल हैं, उसके बाद 10 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, मतलब हेड कांस्टेबल के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम को नहीं देते हैं तो आपका 10 साल हो गए, आप एलिजिबल हो गए नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो अगर नेक्स्ट आपका प्रमोशन क्या होगा, हेड कांस्टेबल। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका कि आपकी कितनी वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की कितनी ऑथराइज है, क्या है, वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। वो जो हायर हेडक्वार्टर है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं मिलता है तो 10 साल बाद आपको MACP, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस तहत आपको एक MACP मिल जाती है। जैसे आप अभी कांस्टेबल हैं, आपको 2000 ग्रेड पे मिल रहा है, तो आपको 2400 ग्रेड पे 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको दे दिया जाएगा। मतलब आपको रैंक जो हेड कांस्टेबल की होती है 3 वो नहीं मिलेंगी, लेकिन उनका पे आपको मिल जाएगा। समझे मेरी बात? आपको हेड कांस्टेबल नहीं बनाया जाएगा। अगर वैकेंसी हुई तो आपको 10 साल में प्रमोशन दे दिया जाएगा। SSB में भी तो बहुत तेज प्रमोशन होते हैं। 6 के जो थे वो बन चुके हैं 16 में, तो 10 साल में उसे बन जाते हैं। 10 नहीं तो 11 साल में SSB में बन जाते हैं। जो अदर फोर्सेस हैं उनमें तो 16, 17 साल लग जाते हैं। लेकिन SSB में और ITBP में बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, नो डाउट। तो हद से हद 12 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है। आपने कंप्लीट कर लिया, आप हेड कांस्टेबल की पे लेने लगे। उसके बाद 20 साल में अगर आपका फिर प्रमोशन नहीं होता है तो आप ASI की पे लेने लगेंगे। देखिए, जो MACP की बात मैं कर रहा हूं वो 10, 20 और 30, हर 10 साल में, फिर 20 साल में, फिर 30 साल में आपको 3 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। एक पहला लग जाएगा हेड कांस्टेबल का, दूसरा लग जाएगा आपका ASI का, तीसरा लग जाएगा SI का। ऐसे ही लगते चले जाएंगे अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो। अब एक पॉइंट आता है बच्चों का, अगर मैं हेड कांस्टेबल बन गया, 10 साल में आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपको MACP मतलब आपकी हेड कांस्टेबल की पे मिलने लगी। उसके बाद अगर हेड कांस्टेबल की पे मिलने लगी और आपका प्रमोशन 11वें साल हुआ है, तो अगला जो 20 साल को होगा वो 11 साल से इंक्लूड हो जाएगा। मतलब एक पोस्ट पे आपको कम से कम 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं आया होगा ना समझ में, कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं सरल भाषा में, देहाती भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप हेड कांस्टेबल, मतलब अगर आप कांस्टेबल हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ 10 साल के अंदर, तो 10 साल के अंदर आपको MACP मिल जाएगी। आपका प्रमोशन हुआ 15 साल में, मतलब आप अभी 20 के भर्ती हैं, 10 साल बाद मतलब 30 में आपको MACP मिल जाएगी। लेकिन आपका प्रमोशन 10 साल में नहीं हुआ, MACP 10 साल में मिल गई, मतलब 30 में 10 MACP मिल गई। आपका प्रमोशन हुआ 5 साल बाद और, मतलब 35 में आपका प्रमोशन हुआ, तो नेक्स्ट जो 10 साल काउंट होंगे वो 35 से काउंट होंगे। एक पोस्ट पे आपको 10 साल होना अनिवार्य है। तो ये है आपका डिपार्टमेंटली जो प्रमोशन होते हैं उसका। क्योंकि हम एग्जाम नहीं दें तो इस तरह से प्रमोशन होते हैं। आपकी ये ड्यूटी है, आपको जो भी काम करना पड़ेगा वो बिल्कुल ईमानदारी से करना पड़ेगा। और कांस्टेबल तक आपको बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। हेड कांस्टेबल से थोड़ा ठीक रहने लगता है, लेकिन कांस्टेबल तक तो भाई भगवान ही बचाए। अगर आप में जज्बा है भारत माता के लिए काम करने का, आप में जज्बा है कि मैं अब देश के लिए कुछ करूं, तो ये सब चीजें आप नेगलेक्ट कर दोगे, आप बड़े अच्छे से परफॉर्म कर दोगे ड्यूटी। लेकिन अगर आप में कहीं भी इतनी सी भी कहीं भी गुंजाइश, कहीं चुभन रह गई यार मैं कहाँ गया, तो आप ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आशा कर दूंगा, ये जो बहुत बच्चों को आप पीछे छोड़ के यहाँ तक आए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत लंबा जाएं और अपने अच्छे से करियर बनाएं। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसी तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरी हैं, मैं क्लियर करता रहता हूं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी, दूसरे किसी भी टॉपिक पे क्वेरी अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड है, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं। ASI, स्टेनो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आर्मोरर या कम्युनिकेशन रेडियो ऑपरेटर, किसी के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है ये डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन की, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।